हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री। तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है, बहुत गंभीर है, कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं? अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी में। उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारें कि देश डूबने को माने? और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको? तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं? सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके कि आप आंख बंद करके वोट डालिए। किसको वोट डालें? सब जगह तो चोरी चोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम सबसे कम चोर को चुने, और जहां मजबूरी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो तो कोई एक दूसरा तंत्र है जिसको भीड़ तंत्र कहना चाहिए। और मजबूरी आपकी क्या है? आपको राइट टू इलेक्ट तो मिला है लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला। माने जिस आदमी को आपने चुनकर भेजा है, कल को मान लीजिए वो करप्ट हो गया, उसको वापस बुलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जिस व्यवस्था में किसी करप्ट आदमी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है वो व्यवस्था तो दुनिया की सबसे रद्दी व्यवस्था है। और आज यही होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े घोटाले करते हैं लेकिन उनको आप वापस नहीं बुला सकते क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। और ये अधिकार आपको कब मिलता है? जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर आपने रखा, उस नौकर ने घोटाला किया, घर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, लाखों रुपए लेकर भाग गया, तो उस नौकर को आप 5 साल तक इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है आपको। आप तुरंत कान पकड़कर उसको घर के बाहर कर देंगे। तो यह व्यवस्था संसद में क्यों नहीं है कि जब बड़े बड़े घोटालेबाज मंत्री वहां बैठे रहते हैं इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 साल तक हम उनका घोटाला बर्दाश्त करते रहे? मैंने उनको खुली छूट है 5 साल तक घोटाले करने की। तो ये व्यवस्था कैसी है फिर? इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? और ये डेमोक्रेसी नहीं है। दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि जिसके पास 51% वोट है तो वो माना जाएगा कि इसकी बात चालू रहेगी, सुनी जाएगी, कही जाएगी, मानी जाएगी। और जिसके पास 49% वोट है वो माइनॉरिटी में है। तो 51% वाला मेजोरिटी और 49% वाला माइनॉरिटी, ये सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। तो जरा देखिए कि ये सिद्धांत लागू होता है कभी? मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता? कोई एक पार्टी का नाम बताइए। सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो। और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। मानो हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर है, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है। तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है? 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट
किया, वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से ये डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी है पूरे देश में, वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 एमपीज हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही एमपी है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 एमपीज वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है, जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई जो अंग्रेजियत की व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए, जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है? आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसे चलती है? पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो। एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है। भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है। क्योंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है, और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता। खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है, और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं। आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है। अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए। तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में। किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से ये जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। क्यों? इसलिए कि जैसा राजनीतिक तंत्र होता है, कलयुग में एक किस्सा कहते हैं। कलयुग में क्या कहते हैं? यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राज्य तंत्र होगा वैसी प्रजा बनेगी। तो ये जो कलयुग का दौर है इसमें आपको राजतंत्र बदलना ही पड़ेगा। प्रजा के हिसाब से राजतंत्र बनाना पड़ेगा, समाज के हिसाब से राजतंत्र बनाना पड़ेगा। और इसको मैं कहूं तो भारतीय संदर्भों
राज्यतंत्र आपको गढ़ना पड़ेगा। ये जो राज्यतंत्र चल रहा है ये अंग्रेजियत वाला, इसको बदलना पड़ेगा।